नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 30 के कार्यक्रम में। आज की तारीख है 14 मई 2020 और आज का डेली 30 जो प्रोग्राम है वो आधारित है जिस टॉपिक पे उसका मैं नाम बता दूं। मेडुअल इंडिया जो आप पढ़ते हैं, मेडुअल इंडिया में एक चैप्टर आता है स्वतंत्र राज्य। तो स्वतंत्र राज्य के जो शासक रहे हैं, जो उनका शासन रहा है, उस पर जो प्रश्न बन सकते हैं उसको यहाँ पर डिस्कस हम करेंगे। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं और साथ में देखेंगे आज का करंट अफेयर। 22 क्वेश्चन हम देखेंगे इस टॉपिक पर और 8 क्वेश्चन हम देखेंगे करंट अफेयर पर। टोटल 30 क्वेश्चन डेली हम देखते हैं। आज भी हम 30 क्वेश्चन ही देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक ने जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक की स्मृति में की थी। ये दो स्टेटमेंट यहाँ पर है, आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। फिरोज शाह तुगलक ने 1359 ईस्वी में 1359 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी, तो पहला गलत है। और फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर, उनकी स्मृति में की थी, है ना। जौना खां उनको कहते थे, उन्हीं की स्मृति में इसकी स्थापना की थी। तो दूसरा भी गलत है, बस इसमें उल्टा लिखा हुआ है। किसने की थी, किसके नाम पर की थी, ये पलट कर लिखा हुआ है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ना तो एक सही है ना ही दो। मध्यकालीन किस नगर को सिराज हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। सिराज ए हिंद, जब भी ये प्रश्न पूछा जाए तो आंख मूंद कर आप मार दीजिए जौनपुर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, सिराज ए हिंद इसको कहा जाता था। मालवा राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी। मालवा राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा की अगर बात करें, उसके पहले हम देख लें कि मालवा राज्य का विस्तार कहाँ था। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में पठार पर यह बसा राज्य था। 1305 ईस्वी में इस राज्य पर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया था। मालवा की स्वतंत्र संतलत की स्थापना हुसैन खां गौरी ने की थी, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने अमीर के रूप में दिलावर खां की उपाधि दी थी। तो दिलावर खां गोरी यहाँ पर ये सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन दिया जाए हुसैन खां गौरी, तो ये भी आपका सही उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा। महाभारत का बंगला भाषा में अनुवाद किया गया किसके द्वारा, किसके संरक्षण में, किसके द्वारा किया गया। ये दो प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि ये किसके संरक्षण में किया गया, तो एक शासक था हुसैन शाह, तो हुसैन शाह के संरक्षण में किया गया था। अगर ये दो तरीके का प्रश्न है, दोनों यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ। तो इसके संरक्षण में किया गया था हुसैन शाह के। अगर पूछा जाए कि किसके जरिए किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, जिसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो वो नुसरत शाह था। वैसे हुसैन शाह पे प्रश्न पूछा जा सकता है संरक्षण के तौर पर, नहीं तो यहाँ पर सही उत्तर वैसे बी हो जाएगा, नुसरत शाह। महाभारत का बंगला भाषा में अनुवाद किया गया था नुसरत शाह के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा, वैसे इस प्रश्न का जो यहाँ पर सेट किया गया है, इसका उत्तर बी ही है। किस राज्य के बारे में कहा जाता है कि उसका विस्तार मध्यकाल में यह राज्य था, गंगा के डेल्टा से लेकर गोदावरी के मुहाने तक था। ऐसा कौन सा राज्य था। ये राज्य था उड़ीसा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कौन सा राज्य था, उड़ीसा। स्वतंत्र उड़ीसा राज्य का संगठन किस शासक ने किया था। अनंत वर्मन चोडगंग पूर्वी गंग वंश का प्रमुख राजा था। इसने अपने कुल का यश दूर दूर तक फैलाया और इसकी माता थी राज सुंदरी चोड नरेश, राजेंद्र चोड की कन्या। इसने कलिंग पर 71 वर्ष तक शासन किया था, आनंद वर्मन चोडगंग ने, और इसी ने इस राज्य का संगठन किया था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर जिले में स्थित है। इतना तो आप सब जानते ही हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में है, ये पता है। अब आप आगे बढ़िए, क्या ये भुवनेश्वर जिले में स्थित है। यहीं पर ये गड़बड़ है, ये भुवनेश्वर जिले में नहीं है, ये पुरी जिले में स्थित है। पुरी जिले में एक कस्बा पड़ता है कोणार्क, और कोणार्क कस्बे में ये कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। सूर्य मंदिर को गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने लगभग 1278 ईस्वी में बनवाया था। ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है, नरसिंह देव प्रथम जो था उसने ही बनवाया था। बी स्टेटमेंट इसका केवल दो सही है, यही ऑप्शन इसका सही है। जैन उल आबदीन कहाँ का शासक था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पूरा नाम था सुल्तान गियासुद्दीन जैन उल आबदीन।
और ये जो मध्यकाल में कश्मीर था उसका ये शासक था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। और ये आधुनिक जो भारत का राज्य जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है वही इसके शासन में आता था, इस ये उसी पे शासन करता था। स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? जो राजपूत राज्य मेवाड़ था स्वतंत्र तौर पर, उसका सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक। जब सर्वाधिक प्रसिद्ध आपसे पूछा जाए तो आप ये उपरोक्त सभी आंसर तो इसमें करेंगे नहीं, कोई एक ही इसमें से छांटना है आपको। तो ये था राणा कुंभा। राणा कुंभा के मेवाड़ में शासनकाल के दौरान उसका एक रिश्तेदार था रानमल, जो यहाँ पे रानमल नाम लिखा है, ये रानमल उसका एक रिश्तेदार था। तो रानमल से ईर्ष्या करने वाले कुछ राजपूत सरदारों ने उसकी हत्या कर दी थी। तो राणा कुंभा ने अपने प्रबल प्रतिद्वंदी मालवा के शासक हुसंग शाह को पराजित किया था। और अगला प्रश्न अभी आएगा कि इसने कुछ बनवाया था, तो वो अगला प्रश्न डिस्कस हम करेंगे। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में एक कीर्ति स्तंभ की स्थापना की थी, उसको पराजित किया था हुसंग शाह को, और वहां पर इसी के उपलक्ष्य में एक कीर्ति स्तंभ की स्थापना की थी। ठीक है ना? किसने किसने की थी? राणा कुंभा ने। ठीक है, तो पहला तो ये सही हो जाएगा। दूसरा है राणा सांगा ने गीत गोविंद और चंडी शतक ग्रंथों पर भाष्य लिखकर अपनी साहित्यिक प्रतिभा का परिचय दिया। गीत गोविंद और चंडी शतक पर भाष्य लिखा गया था, लेकिन राणा सांगा के द्वारा नहीं, राणा कुंभा के द्वारा भी ये काम किया, ये भी काम भी किया गया था। तो दूसरा ये गलत हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। ये साहित्य प्रेमी था, विद्वान था, वेद स्मृति मीमांसा उपनिषद व्याकरण राजनीति और साहित्य का ज्ञाता था, और इसने गीत गोविंद और चंडी शतक पर भाष्य लिखा था। खानवा का युद्ध हुआ था, किसके किसके मध्य हुआ था? खानवा का युद्ध सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। और ये जो युद्ध हुआ था, ये राजपूत नरेश थे राणा सांगा और मुगल बादशाह उस समय हुआ करता था बाबर, उन्हीं के मध्य लड़ा गया था। तो राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और इस युद्ध में सांगा की हार हुई थी, और संपूर्ण भारत में जो हिंदू राज्य स्थापित करने का उसका सपना था वो चूर चूर हो गया था। किस मुगल शासक के समय मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की? मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, उस समय शासक कौन था भाई, ये पूछा जा रहा है। जहांगीर के समय यह घटना हुई थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 1605 से 1615 ईस्वी तक लगभग 18 युद्ध लड़े थे राणा अमर सिंह, है ना? जहांगीर और मेवाड़ के तत्कालीन राजा थे राणा अमर सिंह ने। तो फिर बाद में जहांगीर की इसमें जीत हुई थी, बड़ी उपलब्धि थी उसकी, और 1620 में कई दिनों तक घेरा डाले रखा है इसने, और फिर पूरा इसने कब्जा कर लिया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मुगल शासक अकबर के समय आमेर ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, उस समय आमेर का शासक कौन था? मुगल शासक अकबर के समय यानी कि 1561 ईस्वी की बात है, उस समय आमेर का शासक हुआ करता था राजा भारमल। कौन था? राजा भारमल। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? सन भी याद रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। जो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे, आपको पता होगा, कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है विभिन्न एग्जामों में, विभिन्न एग्जाम्स में। तो ये हरिहर एवं बुक्का थे। हरिहर एवं बुक्का नाम भी थोड़े से अलग हैं, आपको याद रहेंगे। ठीक है, 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख 4 राजवंशों में नहीं था। विजयनगर जो साम्राज्य था उसमें 4 प्रमुख राजवंश हुए। 4 राजवंशों में संगम वंश था, सालू वंश था, तुलु वंश था और अराविडु वंश था। तो अराविडु था, तुलु था, सालू था और संगम था। पांड्य वंश इसमें नहीं थे। तो ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बाबर ने किसे अपनी आत्मकथा में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कहा है? कृष्णदेव राय वीर नरसिंह के मृत्यु के पश्चात सिंहासन पर बैठा, और ये विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में इसे भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना है, कृष्णदेव राय को। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं इसके नाम पे। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज, ये प्रश्न आपने सुन रखा होगा। अष्टदिग्गज जो थे वो क्या थे? ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान और कवि थे, जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। किस भाषा के थे?
ये थे तेलुगु के, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, 8 कवि एवं विद्वान, भाषा इनकी तेलुगु थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने करवाया था? हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण भी कृष्णदेव राय ने ही करवाया था। विजयनगर साम्राज्य का ये महानतम शासक माना जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तालीकोटा का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कई बार पूछा जाता है। सदाशिव जो था वो 1542 से और 1570 तक, इसी के बीच में इसने शासन किया था। अराविडु वंशीय मंत्री राम राय था, उसी के हाथों में इसके समय में सत्ता रहती थी। इसने सेना में बहुत सारे मुसलमानों की नियुक्ति की थी। और इसी काल में तालीकोटा का भी युद्ध होता है 23 जनवरी 1565 को। 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध होता है। और इस युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध एक महासंघ बना था। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर इसमें शामिल हुए थे। बरार इसमें शामिल नहीं था। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर इसमें शामिल थे, बरार शामिल नहीं था। और उसी संघ में ये युद्ध हुआ था और ये शासनकाल था सदाशिव का। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपना दूत चीन भेजा था? इंपॉर्टेंट है। दूत मंडल इसने पूरा बनाकर और चीन भेजा था। हरिहर बुक्का का नाम आपने अभी सुना है। विजयनगर साम्राज्य की 1336 ईस्वी में इन दोनों ने मिलकर, दोनों भाई थे, इन्होंने स्थापना की थी। हरिहर के बाद में बुक्का, उसका जो भाई था वो राजा बना, बुक्का प्रथम के नाम से इसको जाना जाता है। और 1374 ईस्वी में इसने एक दूत मंडल चीन भेजा था। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये हम्पी थी। और हम्पी किस नदी के किनारे स्थित थी? तो ये तुंगभद्रा नदी थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृष्णदेव राय को इम्माडी देवराय या प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? कृष्णदेव राय को इम्माडी देवराय या प्रौढ़ देवराय कहा जाता है। इम्माडी देवराय और प्रौढ़ देवराय, ये दोनों जो उपाधियां हैं ये कृष्णदेव राय के लिए नहीं है। ये देवराज द्वितीय एक हुआ है। ये बुक्का का पुत्र था और इसका अभिलेख पूरे विजयनगर साम्राज्य में प्राप्त हुआ है। और इनके अभिलेखों से ज्ञात होता है कि इसने गजबेटकर यानी हाथियों का शिकारी की उपाधि धारण की थी। और इम्माडी देवराय या प्रौढ़ देवराय के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये कौन था? देवराय द्वितीय, ना कि कृष्ण देवराय। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। सही से इसको याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए ये सारे प्रश्न। आप जब चीजों को पढ़िए तो इस तरीके से उनको अपने दिमाग में बिठाइए, लिख कर, पढ़कर, सुनकर, कि आप एग्जामिनेशन हॉल तक उसको लेके जा सकें, एग्जाम्स में उसको सही से डिलीवर कर सकें। तभी तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो पाएगी। फारस के दूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य का 1443 ईस्वी में भ्रमण किया था। इसी के शासनकाल में किया था। किसके शासन? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। बिल्कुल सही बात है, फारस का दूत था, ये भी ध्यान रखिएगा। अब्दुल रज्जाक 1443 ईस्वी में आया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ए गलत है, केवल दूसरा सही है। अब हमको देखना है करंट अफेयर के प्रश्न। एक वैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार कोविड 19 के संदर्भ में एंजाइम को पुरुष संक्रमण का कारण माना गया। किस एंजाइम को माना गया? ऐसा माना गया कि जो पुरुषों में संक्रमण होता है, फेफड़ों में, धमनियों में, हृदय, गुर्दा, आंत, इन चीजों में, तो इन कोशिकाओं की बाहरी सतह से जो कोशिका झिल्ली होती है उसमें एक ACE2 एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है। और यही एंजाइम जो है ये इसमें मनुष्य की फेफड़ों, धमनियों, हृदय, गुर्दा, आंत, इन सब में पाया जाता है। पुरुष की और ये महिलाओं की अपेक्षा मुख्यतः पुरुषों में अधिक पाया जाता है। और ये पुरुषों के प्रति जो कोविड-19 का संक्रमण है उसके लिए उत्तरदायी है। तो ये ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ऐसा कहा गया है ना। यूरोपियन हार्ट जर्नल में एक शोध प्रकाशित हुआ है, उसमें ऐसा कहा गया है। वह देश जिसके द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उनके नाम पर एक मार्ग का नामकरण किया गया, ये अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न, तो 10 मई 2020 को इजराइल के द्वारा दूसरे सबसे बड़े शहर तेल अवीव में रविन्द्रनाथ टैगोर जी की
59वीं जयंती जो मनाई गई, इसके अवसर पर टैगोर मार्ग एक बनाया गया है। कौन सा मार्ग बनाया गया है? टैगोर मार्ग बनाया गया है। तो ये इजराइल हो जाएगा सही उत्तर इसका। अगला प्रश्न है, असम गैस क्रैकर परियोजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? असम गैस क्रैकर परियोजना 15 अगस्त 1985 को जब असम एकॉर्ड पर हस्ताक्षर हुआ था, उसके बाद अप्रैल 2006 में असम गैस क्रैकर परियोजना अस्तित्व में आ पाई थी। इस परियोजना का उद्देश्य उस पूरे क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करना था, और इस परियोजना का संचालन जो हो रहा है वो ब्रह्मपुत्र क्रैकर एवं पॉलीमर लिमिटेड के द्वारा हो रहा है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? जिसने कानून बनाया है, प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अनुबंध कृषि पर तमिलनाडु राज्य ने कानून बनाया है। कृषि उपज और पशुधन संविदा खेती तथा सेवा संवर्धन और सुविधा अधिनियम, ऐसा इस कानून का नाम है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विस प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, इसको मंजूरी दे दी है, और ऐसा कानून बनाने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। इसके अंतर्गत जो खरीदार और किसान होंगे उनके मध्य फसल पूर्व समझौते होंगे, और इसके तहत किसानों को पूर्व निर्धारित मूल्य का भुगतान किया जाएगा। तो ये ए बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड 19 महामारी को लेकर भारत की प्रतिक्रिया के लिए किस देश के राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन ने $3.6 मिलियन का जो है सहयोग प्रदान किया है? कौन सा देश है? ये देश है अमेरिका। अमेरिका ने सहयोग किया है। भारत ने भी अमेरिका को बहुत सारे किट और दवाएं देकर सहयोग किया था। हाल ही में सुर्खियों में रही भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद किस केंद्रीय मंत्रालय का एक स्वायत्त संगठन है? आपको पता नहीं जानकारी है या नहीं है। यूनाइटेड वी फाइट, यूनाइटेड वी फाइट एक ये गीत जारी किया गया है। उषा उथुप और जो अल्वारेस, इन लोगों ने मिलकर इसको संगीतबद्ध किया है। जो अल्वारेस ने इसको लिखा है और कई लोगों ने मिलकर गाया है। और ये जो गीत है ये कोविड 19 के तहत ही, मतलब मुख्य उद्देश्य है, नहीं कोविड 19 से इसको मत रिलेट करिए। ये जो है ये सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए, उनके प्रति अच्छी बातें बताने के लिए ये गीत रचा गया है, इसको गाया गया है। कुल मिलाकर इसका उद्देश्य है सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करना। कोविड 19 से इसको मत रिलेट कीजिएगा। तो ये जो सांस्कृतिक परिषद है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, ये किस मंत्रालय के अधीन आती है? ये सी ऑप्शन इसमें टिक कीजिए, विदेश मंत्रालय। मानव संसाधन नहीं और संस्कृति भी मत टिक कीजिएगा, विदेश मंत्रालय। अगला प्रश्न, इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव के अनुसार भारत में 5 साल से कम आयु के 68% बच्चों की मौत का कारण क्या है? 5 साल से कम आयु के बच्चे 68% जो मरते हैं, जितने मरते हैं उनमें से 68% का कारण होता है बाल एवं मातृ कुपोषण। अगर माँ कुपोषित होगी तो बच्चा भी कुपोषित होगा, और बच्चे भी कुपोषित होते हैं अपने आप में। कई बार उनको बार बार बीमारियां होती हैं, बार बार उनकी तबीयत खराब होती है, तो ऐसे में वो स्वस्थ नहीं रह पाते और फिर जान गंवा बैठते हैं। ठीक है। और इसमें ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया कि 83% नवजात की मौत जन्म के समय कम वजन के कारण हो जाती है, और ये स्थितियां तभी सुधरेंगी जब फीडिंग सही होगी माँ की और बच्चों की। और अंतिम प्रश्न है आज का, टीवीएस समूह और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने किस संस्था के साथ मिलकर द सुंदरम वेंटागो नामक श्वसन यंत्र विकसित किया है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये दोनों जो टीवीएस समूह है और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन है, ये दोनों साउथ में है। इस तरीके से आप सोचिए तो आईआईटी मद्रास के साथ ही इसने किया होगा। थोड़ा सा ऐसे ट्रिक लगा के भी कई बार क्वेश्चन सही होते हैं। टीवीएस समूह जो टीवीएस गाड़ी बनाते हैं और बहुत सारे चीज़ों का निर्माण ये लोग करते हैं। तो सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन के साथ इसने मिलकर आईआईटी मद्रास के सहयोग से स्वचालित श्वसन उपकरण विकसित किया है, जिसे द सुंदरम वेंटागो कहा गया है। और इस डिवाइस को एमआईटी बोस्टन जैसे संस्थानों के मार्गदर्शन के साथ साथ मद्रास मेडिकल कॉलेज और कावेरी अस्पताल जैसे अस्पतालों के सहयोग से विकसित किया गया है। उस सब बवाल से आपको नहीं मतलब है। कैसा लगा आपको आज का ये कार्यक्रम, जरूर बताएं। और अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, चाहे वो बीए एग्जाम की हो, चाहे वो आरओ एआरओ एग्जाम की हो, और चाहे ये यूपी पीसीएस 2020 एग्जाम में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं 6307281212 पर
कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको जानकारी दी जाएगी। कभी कभी मैं इस पर रिप्लाई थोड़ा सा देर में कर पाता हूँ व्यस्तताओं के कारण, फोन मेरे पास नहीं या मैं कहीं कुछ अलग व्यस्त होता हूँ, इस कारण से थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। अगर आपने पेमेंट कर दिया है तब भी आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। आपका पैसा कहीं नहीं जाना है, आपको कोर्स जो है वो मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक यू।